नमस्कार, राजनीति में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। राजनीति में आज बात भारत चीन के बीच विवाद और विवाद पर सरकार को डॉक्टर मनमोहन सिंह की सलाह पर। चीन के साथ गालवान घाटी में चल रहे विवाद के बीच पीएम मोदी ने सर्वदलीय बैठक में जो बयान दिया उसे लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है। पीएम के बयान पर पीएमओ की सफाई भी आई, लेकिन सवाल खत्म नहीं हो रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पीएम मोदी को सलाह दी है कि वो देश की सुरक्षा रणनीति और सीमाओं के मुद्दे पर सोच समझकर उन्हें बयान देना चाहिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने यह भी कहा कि पीएम को अहम मुद्दों पर बोलते हुए सावधान रहना चाहिए। सवाल यह है कि क्या सरकार एक पूर्व प्रधानमंत्री की सलाह पर गौर करेगी? क्या उन्हें सुनेगी जो ये कह रहे हैं कि अपने पिछलग्गुओं के जरिए किए गए प्रचार कभी भी कूटनीति और मजबूत नेतृत्व का विकल्प नहीं होता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने नोटबंदी और लॉकडाउन के मुद्दे पर भी सरकार को सलाह दी थी, लेकिन सरकार ने सलाह नहीं सुनी थी। राजनीति में आज अगले आधे घंटे हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं डॉक्टर मिराज हुसैन, राजनीतिक विश्लेषक, प्रोफेसर चिंतामणि मालवीय, पूर्व सांसद बीजेपी, डॉक्टर सौरभ, असिस्टेंट प्रोफेसर स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज जेएनयू, और फोन पर हमारे साथ जुड़ेंगे प्रोफेसर एसडी मुनि जो विदेश मामलों के जानकार हैं। सबका आपका स्वागत है और शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्रोफेसर चिंतामणि मालवीय से। प्रोफेसर मालवीय, क्या आप जो बयान आया है पूर्व प्रधानमंत्री का, मनमोहन सिंह जी का, उसको किस नजरिए से आप देखते हैं? अधिकार है सवाल उठाना, लेकिन विपक्ष के तौर पे भी खासकर कांग्रेस को यह अधिकार नहीं बनता जिसके कारण ये समस्या पैदा हुई। और कौन भूल सकता है कि तिब्बत पर जब आक्रमण किया चाइना ने, तब नेहरू चाइना के साथ खड़े थे और तिब्बत पर आक्रमण कर लेने दिया। जब तिब्बत ने निवेदन किया कि आप हमारा विषय यूएन में उठाइए, क्योंकि तिब्बत उस समय एक प्रोफेसर चिंतामणि, एक सेकंड टोकूंगा। आपको याद दिलाऊंगा कि हम 1962 की लड़ाई पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम 2020 में बैठे हैं और कुछ दिन पहले हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं, और उस पर एक पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमें कूटनीति में सोच समझ के बोलना चाहिए, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री ने यह कहा है कि हमारी 1 इंच जमीन भी नहीं है चीन के पास। जबकि सवाल यह उठ रहा है, फिर हमारे 20 जवान शहीद कैसे हुए? हम सन 62 की स्थितियों में अब तक कम से कम 62 बार बहस कर चुके हैं। यहां पर आज जो ताजा मामला है उस पर बात कर रहे हैं, कृपया उस पर बात करिए। मैं इसी पर आता हूं, लेकिन मुझे बताइए कि 2020-2003 के बाद आता है, और 2003 से 2013 तक जब यूपीए की सरकार थी, उसमें कम से कम 600 बार चीन ने अतिक्रमण किया, और करीब 250 स्क्वायर किलोमीटर एक बार अतिक्रमण किया। ऐसा अगर जोड़े तो हजारों किलोमीटर जो है अतिक्रमण चीन के शासन कर चुका। यदि मनमोहन सिंह बोलते जब वो स्वयं प्रधानमंत्री उस समय थे, तो उस बात का जवाब भी उन्हें देना चाहिए था। लेकिन जहां तक 2020 का विषय है, प्रधानमंत्री जी ने स्वयं स्पष्ट कर दिया है, सेनाओं को पूरी छूट दे दी है। इसके बाद ये कह रहा है कि 20 हमारे सैनिक कैसे मर गए, या वो हमारी चीन की सीमा में था या हमारी सीमा में था। तो ये सवाल बेमानी युद्ध होता है। और आज हमारी सीमा आपने प्रोफेसर चिंतामणि शायद सवाल नहीं समझा है। पूर्व प्रधानमंत्री ने कूटनीतिक बयानबाजी को लेकर कुछ गंभीर प्रश्न उठाए, लेकिन हम आपकी मजबूरी समझते हैं। आप बीजेपी के पूर्व सांसद हैं, हम दोबारा आपके पास आएंगे। हम बात कर लेते हैं डॉक्टर सौरभ से, जो जेएनयू के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। डॉक्टर सौरभ, एक बहुत सामान्य सी बात है कि हमें कम से कम शीर्ष नेतृत्व की ओर से ऐसे बयान नहीं आने चाहिए जिसका इस्तेमाल, खासतौर पर जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी के बयान का इस्तेमाल चीन ने किया है, उसको संदर्भ में रखते हुए अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कोई सलाह दी है, तो क्या हमें उसे पार्टी पॉलिटिक्स के तहत ही देखना चाहिए? आपने एक बहुत ही संवेदनशील प्रश्न उठाया है, और आवश्यकता है कि अभी हम राजनीतिक जो भी हमारी मजबूरियां हों उससे दूर होकर हम अपने राष्ट्रीय हित की बात को सोचें। और यदि कोई कांग्रेस कोई बात उठा रही है या सर्वदलीय बैठक में कोई प्रश्न उठाया जा रहा है और वो पीएम को एक सुझाव के रूप में दिया जा रहा है, तो ये एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, और चीन का मुद्दा अभी खत्म हुआ नहीं है। अभी तो ये एक शुरुआत है, और आगे बहुत ये गंभीर मामला भी एक
और रूप ले सकता है। तो हमारे पास सबसे बड़ा प्रश्न है कि हम एक राजनीतिक बयानबाजी और एक दूसरे पे हम चेक एंड मेट करने के इशू पे हम ना जाएं, और कैसे हम भारत के पक्ष को, कैसे हम गलवान घाटी में जो संवेदनशीलता है, कैसे और ज्यादा वहां पर एक गंभीर जो इतने सारे हमारे सैनिकों की हत्याएं हुई हैं, तो उसके बाद की कैसी स्थिति को बेहतर किया जाए और वहां ज्यादा और हिंसात्मक की स्थिति नहीं बने, युद्ध की स्थिति नहीं बने, उसे टालने के लिए कूटनीतिक प्रयास करने की जरूरत है। वहां सारे राजनीतिक दलों को मिलकर पहले उस दिशा में प्रयास करने चाहिए और एक साथ हम एक ऐसे व्यू बनाएं जिससे कि चीन को हम घेरने में हमारे ज्यादा से ज्यादा ध्यान लगे। और साथ ही साथ एक बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं कि चीन ने इस जो स्ट्रेटेजिक हमने जो सड़कें बनाई हैं उसे रोकने के तहत ये सारी कार्रवाई हो रही है, उस सारी के सारे जी डॉक्टर सौरभ बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, पूरे देश को एकजुट होने की जरूरत है। लेकिन सवाल यह है कि प्रधानमंत्री के बयान का अगर चीन इस्तेमाल करे तो फिर सोचने की जरूरत है कि हमें कूटनीतिक भाषा का इस्तेमाल किस तरह से करना चाहिए। प्रोफेसर एस डी मुनि भी हमारे साथ हैं, जरा उनसे पूछ लेते हैं। प्रोफेसर मुनि, आप ये बताएं कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने कहा कि चीन हमारी 1 इंच जमीन पर नहीं है काबिज और उसका इस्तेमाल हुआ चीनी मीडिया में और चीनी जो राजनीतिज्ञ हैं उनकी ओर से, और अगर अब पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह इस पर एक सलाह दे रहे हैं, क्या यह सलाह अनुचित है? प्रोफेसर एस डी मुनि, क्या बहुत सोची समझी सलाह है जी, और उनकी सलाह बिल्कुल है। देखिए, प्रधानमंत्री ने कहा 1 इंच भी जमीन नहीं है और एक पोस्ट नहीं ली गई, एक पोस्ट भी नहीं ली गई, ये बात तो सही है। लेकिन 1 इंच जमीन में भी चीनी नहीं आए हैं तो सब इतना तनाव किस लिए हुआ है? उसके बाद जो स्पष्टीकरण आया उसमें ये ध्यान हमारी कोशिश की गई कि प्रधानमंत्री सिर्फ इसको गलवान वैली के संदर्भ में कह रहे थे। अगर आप बयान को दोबारा से देखें, दोबारा से सुने प्रधानमंत्री के बयान को, तो उन्होंने जरूर कहा है कि ईस्टर्न लद्दाख में, पूर्वी लद्दाख की बात कर रहे हैं। पूर्वी लद्दाख में सिर्फ गलवान घाटी नहीं है, पूर्वी लद्दाख पैंगोंग लेक भी आती है और हॉट स्प्रिंग भी आता है। और पैंगोंग लेक में चीनी कम से कम 8 किलोमीटर आगे उन्होंने हिंदुस्तान की जो पेट्रोल होती थी उसको, तो स्पष्ट है कि चीनी उस इलाके में है जिसको हम उनका नहीं मानते हैं। वो अपना मानते होंगे लेकिन हम नहीं मानते हैं। तो इसीलिए प्रधानमंत्री को या तो बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहिए था, सिर्फ गलवान वैली की बात कर रहे हैं जो उन्होंने नहीं कहा, और जो चीन नहीं आया है तो फिर इसीलिए चीनी इसको इस्तेमाल करेंगे। वो अपने लोगों से कहेंगे कि देखिए, भारत का प्रधानमंत्री कह रहा है कि हमने तो कोई ट्रांसग्रेशन नहीं किया, सारी सिपाहियों ने हमारे खिलाफ इतनी बड़ी बात की। तो इसलिए उसको राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं, उसको सोच समझ के वो कहना चाहिए था। एक बात और मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री मोदी भी और दूसरे बहुत सारे बीजेपी के नेता बार बार ये कहते हैं कि सैकड़ों स्क्वायर किलोमीटर जमीन सरकारों ने खोदी। पिछली सरकारों ने जो जमीन खोदी वो 62 तक तो ठीक है, और LAC मानने के बाद में मनमोहन सिंह जी के जब समय में ट्रांसग्रेशन हुए हैं, लेकिन उनका समाधान भी हुआ है। अगर आप शिवशंकर मैनन जो उस वक्त नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे, उनकी किताब पढ़े, उन्होंने चीन पे साफ लिखा है कि जहां जहां बेपसांग या और चुनूर में जहां झड़पें हुई है 75 में, 87, 86, 87 में और उसके बाद में भी, उसको सुलटाया गया है और चीनियों को वहां से वापस भेजा गया। तो ये कहना कि पुरानी सरकारों ने जमीन खोदी और हम ये कर रहे हैं, ये भी एक अपने आप में राजनीतिक स्टेटमेंट है। वैसे स्टेटमेंट भी अगर हम राजनीति की बात करते हैं और सबको एकजुट खड़े होकर चीन के सामने तैयार रहने की बात करते, तो फिर सरकार की तरफ से भी ऐसे बयान नहीं आने चाहिए जो कि राजनीतिक दृष्टिकोण से डिवाइड करते हो लोग। और इस समय पूरा एक कैंपेन चल रहा है जिसमें हर सवाल उठाने वाले को इस समय चीन का साथी बता दिया जा रहा है, और अफसोस की बात यह है कि चीन प्रधानमंत्री के बयान का इस्तेमाल कर रहा है। मिराज हुसैन साहब, ये जो पूरी स्थिति बनी है, आप इसको कैसे विश्लेषित करेंगे? सबसे पहले तो हमारे शहीद 20 जवानों को नमन करते हुए मैं ये कहूंगा कि
कूटनीति और झूठ नीति में फर्क होता है। जब हम कूटनीति की बात करते हैं तो एक एक शब्द, एक एक सेंटेंस दुनिया के पटल पर मैटर करता है और उसका विश्लेषण ना सिर्फ भारत में होता है बल्कि पूरी दुनिया में होता है। और इस वजह से आपने देखा होगा जब प्रधानमंत्री के भाषण को चीन ने हिंदी में अनुवादित करके पूरी दुनिया में घुमाया और ये कहा कि देखिए भारत का प्रधानमंत्री कह रहा है कि 1 इंच की जमीन जो है वो नहीं ली गई। अब अगर आप ये क्लैरिफिकेशन देते हैं तो कौन सा देश दुनिया का आपके फेवर में खड़ा होगा कि आप खुद ये कहते हैं कि हमारे जो है 1 इंच जमीन नहीं की गई। अब आप दूसरे पॉइंट पे आ जाइए। फिगर 4 से फिगर 8 तक स्लाइड में दिखता है, यानी 8 किलोमीटर के हिस्से की बात हो रही है कि वहां चीनी सैनिक घुस गए। वहां हमारे सैनिक पहले पेट्रोल करते थे लेकिन आज वो पेट्रोल नहीं कर पा रहे और फिंगर 4 से फिंगर 2 के एरिया को चीन डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए प्रधानमंत्री मनमोहन तजर्बेकार आदमी भी हैं, प्रधानमंत्री रह के भी हैं और कूटनीति को बेहतर तरीके से समझते हैं। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी को इसको एक ईगो इशू ना बना के उनकी बात पे ध्यान देना चाहिए और इस झूठ नीति से निकलकर नीति को ज्यादा इम्प्लीमेंट करना चाहिए। इसकी वजह मैं एक और बता दूं कि अगर आप चीन की बात देखेंगे तो आज नेपाल की एक खबर है कि बिहार में गंडक नदी के ऊपर जो डैम बना हुआ है उसमें पानी को डिस्टर्ब कर रहा है नेपाल, यानी जो बारिश का पानी नेपाल और इंडिया के बीच बहता है वो पानी का डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है उस रिवर में। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने जो चीन को छूट दे दी या रॉ हैंड दे दिया, उस नीतिक विफलता का फायदा आप नेपाल भी दिखाएगा, वो भी हक दिखाएगा। ये बिल्कुल एक गंभीर मामला है कि चीन ने इस मौके का इस्तेमाल किया है और नेपाल खास तौर पर चीन के करीब जाता दिख रहा है, बल्कि करीब चला गया है, जो शायद एक बड़ी कूटनीतिक विफलता हमारी मानी जानी चाहिए। प्रोफेसर चिंतामणि, आपने पुराने दिनों की याद दिलाई थी अपने पिछले बयान में, तो थोड़ा सा मैं आपको और भी कुछ याद दिलाना चाहता हूं जो भारत की लोकतंत्र की परंपरा है। जब 62 के युद्ध की स्थिति थी तो तत्कालीन जनसंघ, जिसके अब बीजेपी अवतार हैं, आप जिसके हिस्से हैं, वो सड़कों पर जुलूस निकाल रही थी। उस समय जो आपके प्रखर सांसद, उस देश के बड़े नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी लगातार सवाल उठा रहे थे। यही नहीं, बीच युद्ध के 9 नवंबर 1962 को उनकी मांग पर जिसके लिए वो नेहरू से मिले थे, राज्यसभा का सत्र बुलाया गया और उन्होंने क्या क्या नहीं कहा, वो सारे सवाल आपको राज्यसभा के लाइब्रेरी में मिल जाएंगे। तो ये परंपरा रही है, लोकतंत्र में सवाल उठाना परंपरा रही है। 2 महायुद्ध हुए दुनिया में, जब प्रथम विश्व युद्ध और दूसरी विश्व युद्ध, तो ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट थी वो फंक्शन कर रही थी और चर्चिल के खिलाफ क्या क्या नहीं द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बोला गया। क्या हम एक नए किस्म का लोकतंत्र चाहते हैं जो स्थगित हो जाए ऐसी स्थिति में? प्रोफेसर चिंतामणि, देखिए, दोनों की गंभीरता में अंतर है। सबसे पहली बात तो है कि आपने जो कहा कि जनसंघ ने विरोध किया, देखिए जनसंघ ने उस समय बड़ा किसान आंदोलन था, उस किसान आंदोलन को जनसंघ ने वापस लिया 62 में युद्ध को देखते हुए, न केवल बल्कि संघ के स्वयंसेवकों ने और जनसंघ के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में ट्रैफिक संभालने का काम किया। इसलिए ये कहना कि हमने उस समय देश का, मैंने कहा कि चीन को लेकर सवाल उठाया, मैं आपको तस्वीरें दिखा सकता हूं जिसमें लिखा है कि फर्म स्टैंड मिस्टर नेहरू। कम्युनिस्ट विचार है, कम्युनिस्ट लोग हैं और कम्युनिस्ट सोच है। तो देखिए, इसमें कहीं उसमें विदेश नीति की विफलता का नहीं है, बल्कि यहाँ पे कम्युनिस्ट और चाइना के कम्युनिस्ट का जो गोलमेल चल रहा है, ये उसका परिणाम है कि जो नेपाल है वो आगे आ रहा है और चाइना को भी अप्रत्यक्ष समर्थन कहीं न कहीं कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग कर रहे हैं और उसमें राहुल गांधी और सोनिया गांधी शामिल है। जहां तक अब ये जो आप राहुल गांधी और सोनिया गांधी शामिल जैसी बात कर रहे हैं, तो आप जो सबको एकजुट करने की बात करते हैं, आप दरअसल खुद राजनीति कर रहे हैं ये कहकर। कैसे राहुल गांधी और सोनिया गांधी शामिल हैं अगर प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि चीन ने हमारी 1 इंच जमीन पर कब्जा नहीं किया? तो क्या आपको भी ये चिंता नहीं होनी चाहिए कि विपक्ष को साथ लेकर चलें, इस तरह के बयानबाजी ना करें, लेकिन विपक्ष को गद्दार या दूसरे देश का हितैषी साबित करके आप क्या पाना चाहते हैं प्रोफेसर चिंतामणि? देखिए, ऑल पार्टी मीटिंग माननीय प्रधानमंत्री ने मिली, सभी स्टेट्स के मुख्यमंत्रियों से इस विषय पे बात की। तो ये कहना कि अब संवाद नहीं हो रहा, जो प्लेटफॉर्म है उस पर संवाद हो रहा है। अब राजीव गांधी के, राहुल गांधी जी के हर बात पर जवाब दे, ये तो लोकतंत्र नहीं है। सोनिया गांधी कुछ तो भी विषय उठाएंगी, प्रश्न उठाएंगी, उसका प्रधानमंत्री जवाब दे, ये तो लोकतंत्र नहीं हुआ।
तो ये क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ लोकतंत्र? ये अगर सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के अध्यक्ष कुछ कह रहे हैं तो उनका जवाब देना, या किसी भी सांसद का जवाब देना। और मुझे तो वो क्लिप याद है, आपको भी मिल जाएगी, जिसमें प्रधानमंत्री बनने के पहले ही नरेंद्र मोदी जी ने वादा किया था कि वो एक एक बच्चे का भी जवाब देने के लिए तैयार रहेंगे। आपने क्या वो सुना नहीं? समस्या क्या है इसमें? लोकतंत्र का मतलब ही जवाबदेही है। लोकतंत्र का यही एक ठीक है, यही एक प्लेटफॉर्म है सरकार का कि एक चलिए ठीक है ये अभी आपको लगता है कि सभी जवाबदेही से सब कोई मुक्त है और प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं उस पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। बहरहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे तो राजनीति के दूसरे पहलुओं पर भी चर्चा करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम, अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, इंदौर। For the details, contact 1800-300-26072. ब्रेक के बाद राजनीति में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के उस बयान की जिसके तहत उन्होंने नसीहत दी है वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि कूटनीति में भाषा का महत्व है, आपको सोच समझकर बोलना चाहिए। और उस पर कड़ा बयान या पलटवार बीजेपी की ओर से लगातार हो रहा है। डॉक्टर सौरभ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, JNU के असिस्टेंट प्रोफेसर। डॉक्टर सौरभ, जिस तरीके से पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बयान पर पलटवार हो रहे हैं और कहा जा रहा है, याद दिलाया जा रहा है कि पहले जो है वो कांग्रेस के समय कितनी जमीन चली गई वगैरह वगैरह, वो क्या आपको लगता है कि मौजूदा जो राजनीतिक परिदृश्य है उसमें एक समझदारी भरा कदम है? हम यदि पहले के किस सरकार के तहत कितनी जमीनें गईं और उसके क्या चीजें हैं वो सब तो एक रिकॉर्ड की चीजें हैं ही, लेकिन आज के डेट में ये बिल्कुल समझदारी की बात नहीं है, न विपक्ष की तरफ से और न बीजेपी की तरफ से, कि हम उसी प्रश्न पे हम बोल बोल कर ये सारी बातों को हम रखें या हटाएं। सबसे जरूरी है कि देश के लिए क्या आवश्यकता है। आज हम जब कोरोना के संकट से जूझ रहे हैं, आज जब एक बड़े नेपाल की तरफ से एक समस्याओं का एक जो पूरा सीरीज चल रहा है उस पर हम जूझ रहे हैं, तो हम एक चीन के भी फ्रंट पे हम लगातार जूझ रहे हैं। तो हमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम देश जो विपक्ष को साथ लेकर चले और जो जो चीजें हमारे राष्ट्रीय हित के लिए जरूरी है वो उनके साथ मिलकर देश के सामने रखे। अदरवाइज हम हर दिन न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि आज ये हो गया, कल दूसरी चीजें आ गई, आज ये राष्ट्र ये कह रहा है, आज हमारे पॉलिटिकल पार्टीज ने, प्रधानमंत्री ने आज ये कह दिया। तो उस चीजों पे हमारे खंडित आपस में हमारे होने से ज्यादा जरूरी है कि देश के लिए जो आवश्यकता है, जो राष्ट्रीय हित के लिए आवश्यकता है, जो चीन जैसे राष्ट्र के सामने हमें एकजुट होकर सैन्य मनोबल बढ़ाने की आवश्यकता है, उस पर हम ज्यादा ध्यान दें। और हमें हमारी सैन्य क्या कूटनीति होनी चाहिए उस पर हम ध्यान दें, और कैसे बातचीत के द्वारा या किसी और वे से हम कैसे इस मामले को सुलझा सकते हैं वो हमारे लिए आज ज्यादा महत्वपूर्ण है। अदरवाइज हम बार बार इस आर्थिक संकट के साथ साथ एक हम नए सैन्य संकट से हमारा देश अभी तैयार नहीं है और ये बेहतर नहीं होगा आज की जो परिस्थितियां हैं। ठीक है, यानी एक रास्ता निकालने की जरूरत है और वो रास्ता बातचीत से ही निकलेगा। प्रोफेसर SD मुनि, एक बात जो मौजूदा हमारी सरकार है उसकी बड़ी खास बात थी कि वो बयान बड़े उसके ऐसे होते थे, राष्ट्रवादी भावनाओं से एकदम ओतप्रोत की कोई भी आदमी खड़ा हो जाता था। और मुझे याद है कि जिस तरीके से गृह मंत्री ने अक्साई चिन्ह लेने की बात कही या उसके पहले PAOK को शामिल करने के लिए कई बार बातें कही गई, इस तरह की भी बात आ रही है कि ये जो भंगिमा है इसने शायद चीन को इस तरफ एक तरह से धकेला, या चीन ने यह दिखाने की कोशिश की है कि ये वो बर्दाश्त नहीं करेगा, खासतौर पर अक्साई चीन के मामले को लेकर। क्या आपको लगता है कि कुछ चीजें जो कूटनीतिक तरीके से की जानी चाहिए थी, जैसे कभी भारत ने सिक्किम को अपने साथ किया और चीन कुछ नहीं कर पाया, क्या कहीं हमारी भाषा, भंगिमा, भाव कूटनीति के लिहाज से सही नहीं उतरे?
प्रोफेसर मुनि का अभी फोन कट गया, हम उनसे दोबारा चर्चा करेंगे। मिराज साहब, आपसे भी हम यही सवाल पूछना चाहेंगे कि क्या हमारी जो तमाम दावे हैं उसके बावजूद नेपाल जैसा पड़ोसी देश जो लगातार हमारे साथ था, आज इस तरह से हमारे खिलाफ चला गया? क्या इसके पीछे हमारी जो भाषा है, जो हमारी बयानबाजी है नेताओं की, वो भी जिम्मेदार है? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि डिप्लोमेसी और हीरोटिक्स दो अलग अलग चीजें होती हैं। हम हर चीज में अगर जो है हीरोटिक्स का सहारा लेंगे तो ये जो है बहुत घातक होगा डिप्लोमेटिक लेवल, और यही आज आप देख रहे हैं। अब आप इसमें एक एग्जांपल मैं बीजेपी को दूंगा। जब मुनि साहब आए तो उनसे जरूर पूछिएगा कि जब चुनाव होता है किसी प्रदेश के अंदर तो पूरे देश की कैबिनेट उस प्रदेश में होती है, लेकिन लद्दाख में पिछले 30 दिन से स्टैंड ऑफ चल रहा है। कितने मंत्री सैनिकों का हौसला बढ़ाने लद्दाख? दूसरा सवाल, आपने कई बार यह सुना होगा कि जब भी कोई सैनिक शहीद होता है तो उसके ऊपर एक कंपनसेशन दिया जाता है। अभी तक सरकार ने ये जो 20 सैनिक शहीद हुए उस पर कितना कंपनसेशन दिया? तीसरी बात, नेपाल का जो विषय है, नेपाल के एफएम पर आज जो है भारत विरोधी गाने बज रहे हैं। अगर ये कूटनीतिक फेलियर नहीं है तो क्या है? और चौथी बात, शुतुरमुर्ग की तरह अपनी गर्दन को गाड़ लेना और कहना समस्या है ही नहीं, समस्या का खात्मा नहीं है। मैं इसमें एक एग्जांपल देता हूं। मार्च में पार्लियामेंट में कहा गया, मुरलीधर जो राज्य मंत्री, उन्होंने कहा कि 35,000 किलोमीटर 38,000 किलोमीटर लैंड जो है वो चाइना के कब्जे में है। अब जो है वो 40,000 किलोमीटर लैंड कब्जे में हो गई है। तो अगर जो है एक भी इंच आदमी घुसा नहीं तो फिर ये इतना डिफरेंस कैसे आ गया बातों में? ये सारी चीजें जो ये बात कर रहे हैं ये सिर्फ हवाई किले हैं, और ये हर चीज को राजनीति समझते हैं, चुनावी राजनीति। इसीलिए शायद बार आपने सुना हो कि बिहार की बात लग गई, ना कि शहीदों की बात हो जब बिहार राज्य की बात हो। तो इसलिए जो है इनको समझने की जरूरत है कि हर जगह राजनीति के बजाय कई जगहों पर एकजुटता दिखाना चाहिए। आपसे हम जरूर जानना चाहेंगे कि जिस तरीके का प्रचार राजनीति में होता है, क्या कूटनीति में वैसा हो सकता है? क्योंकि हमें याद है कि लगातार जनसंघ से लेकर या भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगातार तिब्बत का सवाल उठता था, लेकिन जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने साफ कहा कि तिब्बत पर चीन का हक है। क्या हमारी जो बाहर यानी चुनावी राजनीति में जो भाषा इस्तेमाल होती है वो कूटनीति में आपको लगता नहीं है कि उसका एक विपरीत असर पड़ता है? प्रोफेसर चिंतामणि, देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने केवल नहीं कहा, ये तो पंचशील समझौते में स्वयं स्वीकार कर लिया गया। लेकिन आप तो लेकिन एक मिनट, आप सवाल नहीं समझे। मैं कह रहा हूं कि आप तो लगातार बाहर यही प्रचार करते रहे, उसको माना कहां? आप तो यही कहते रहे तिब्बत हमारा है कि अक्साई चीन का है। ये प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नहीं कहा था, और ना ही जो चीन ने कब्जा मैं तिब्बत की बात कर रहा हूं। तिब्बत को लेकर लगातार आपका प्रचार था। पंचशील तो नेहरू जी के समय हुआ। नहीं, लगातार था, लेकिन चाइना को मान्यता तो जवाहरलाल नेहरू दे गए, संयुक्त राष्ट्र में दे गए। तो आप वापस ले लीजिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी से तो आप मान्यता की बात कर रहे हैं, तो आप 6 साल अटल बिहारी वाजपेयी रहे। उसके पहले जब सरकार थी जनता पार्टी की तब 2.5 साल थे, और अभी 6 साल से हैं मोदी जी। आप वापस ले लीजिए, किसने रोका है? आप अगर आप देखिए, अब शुरू हुआ है तो खत्म भी होगा निश्चित रूप से। देश में एक मजबूत सरकार है। अच्छा। और मजबूत लोह इरादों वाले नेता हमारे माननीय प्रधानमंत्री है, जिनकी नीयत पर कोई शक नहीं कर सकता। और ये तय कि 1 इंच जमीन भी इस देश की कोई ले नहीं पाएगा जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री। चिंतामणि ले नहीं पाएगा, चली गई है। अभी जो हुआ है, LAC बदल गई है, फिंगर 8 से लेकर फिंगर 4 पर आ गई है जो वास्तविक नियंत्रण रेखा, वो तो चली गई है। गलवान आपके पास इस समय कहां है? देखिए, यहाँ विद्वान प्रवक्ता बैठे हैं और वो ये जानते हैं कि इस देश में चूंकि सीमा डिफाइन नहीं थी, और जहां तक मर्जी होती है चीन, और भौगोलिक एरिया भी इस तरह का, जहां तक मर्जी है चीन घुसाता कहता हमारी है, लेकिन उन्हें धकेलने का काम पहली बार हमारी सरकार ने किया है। वहां तक सड़क पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया है, पुल बनाने का काम हमारी सरकार ने किया है। चिंतामणि, आपके बयान और तथ्य में बहुत बड़ा फर्क है। खैर, डॉक्टर सौरभ, अब जो पूरी स्थिति बन गई है, क्या बहुत बड़े पैमाने पर इस समय राष्ट्रवादी भावनाएं जोर मार रही हैं, और वो बड़ी स्वाभाविक हैं, तो फिर
अब किस दिशा में आप चीजों को जाते हुए देख रहे हैं? चूंकि आप एकेडमिकली चीजों को देखते हैं और भारत चीन के तनाव का पुराना इतिहास है, तो संबंधों का भी पुराना इतिहास है, खास तौर पर जिस तरह से आर्थिक संबंध दोनों देशों के बीच में बने हुए हैं। देखिए, दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंध बहुत ही अच्छे रहे हैं अभी तक की है, लेकिन जो ये पूरे कोरोना के बाद की जो स्थिति हुई है, तो देश भर में अब चीन के सामान के बहिष्कार की बातचीत चल रही है, पहली बात। और दूसरी बात, चीन को बार बार लग रहा है, जो उसके ग्लोबल टाइम्स ने भी लिखा है, कि भारत को सिर्फ उसके इलेक्ट्रॉनिक्स या जो भी चीजें बहिष्कार की बात चल रही है, इसलिए अभी नहीं लेनी चाहिए, और भारत इसके लिए सक्षम नहीं है। तीसरी बात, जो भी भारत की जो भी आज की आवश्यकता है, वो सिर्फ चीन ही चीन पूरा कर सकता है, और इतने सस्ते सामान पूरे देश भर में वो भारत की सरकार अभी बनाने में तुरंत के तुरंत वो सक्षम नहीं होगी। और चौथे, यदि वो अमेरिका और रशिया जैसे कंट्रीज पे कुछ बातचीत करना चाहता है, तो वो लोग भी बहुत ज्यादा विश्वासी नहीं है, जो हमेशा भारत को हर समय में, तो ये भारत तो खुद वे आत्मनिर्भर होकर ही भारत कुछ करने में सक्षम होगा। लेकिन मैं इसके साथ एक बात कहना चाहूंगा कि वो उनकी अपनी पार्टी की एक अपना, वो ग्लोबल टाइम्स अपना जो भी चीजें कहता है, वो पार्टी की दृष्टिकोण से कहता है। लेकिन आज जो भारत एक बहुत बड़े संकट में है कोरोना के कारण और इस गलवान घाटी इशू के कारण, तो हमें एक ऐसे हमेशा तैयार रहना चाहिए कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से। जो ठीक है, समय कम है। एक छोटी सी टिप्पणी प्रोफेसर चिंतामणि आपसे चाहेंगे। इस समय जनता चीन के सामान का बहिष्कार करे, आपके तमाम नेता, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि बहिष्कार करो, लेकिन जो सामान आया है वो तो यहाँ के व्यापारियों ने खरीदा है, उसका पैसा दिया है, उस बहिष्कार का नुकसान सीधे उन्हें होगा। सीधे क्यों नहीं आपकी सरकार चीन से आर्थिक रिश्ते तोड़ने का ऐलान करती है, या कब करेगी? देखिए, जो समझौते हो चुके हैं उनसे एकदम पीछे आना, तो अभी संघर्ष को 15-20 दिन हुए हैं, इसलिए अब धीरे धीरे ये निर्णय भी सरकार लेगी, क्योंकि हमारी सरकार राष्ट्रवादी सरकार है और राष्ट्र के हित में हर निर्णय लिया जाएगा। एक दिन में 500 करोड़ रुपया स्वीकृत कर दिया, सेना को रवाना कर दिया, फ्री हैंड दे दिया, तो अब आर्थिक मोर्चे पर भी आप देखिए कई सारे उनके टेंडर है, कई सारे उनके ठेके वो निरस्त कर दिए। आगे भी होगा। ये तो सीधे नहीं, ये रुक करके सीधे ऐलान कर दीजिए कि हम कोई सामान नहीं अब आने देंगे। ये जनता कहां से उसका खंडन करेगा? जनता कहां तक बहिष्कार करेगी? जब कुमार जो है चाक चलाता है और डंडा हटा लेता है, चाक अपनी घूमता रहता है। ठीक है, चलिए, चाक चल रहा है, डंडा हट गया है, अब इस चाक पर क्या बनेगा ये देखने की बात होगी। बहरहाल आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस परिचर्चा में हिस्सा लेने के लिए। बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। राजनीति में बस आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।